We are going to start our plenary section 2. For the plenary section 2, we have the chairperson, Ms. Khyati Kohli, and co-chairperson is Mr. Prabhat Ranjan. Now I request Mr. Sandesh Kapoor, Assistant Teacher, Special Educator, JPM Senior Secondary School for the Blind, LBS Road, New Delhi, to present his views on cane travel techniques, touch technique, touch and drag technique, diagonal cane technique. ओके नमस्ते सभी को। आज का जो सेशन है ओरिएंटेशन मोबिलिटी हम लोग कल से देख रहे हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ओरिएंटेशन मोबिलिटी को सिर्फ हम एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड से कोरिलेटेड करते, राइट? यही सोचते हैं ना। देखिए, मेरे सेशन में आप लोग बात करेंगे, आप लोगों ने अपने घर में लाइट को जाते हुए अंधेरे कमरे में देखा है ना? यस नो? उस समय आपको भी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की जरूरत होती है। इसी तरह से हम अपने लाइफ में जब भी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहां पर हम अननोन होते हैं, अब तो खैर गूगल मैप टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत आगे पहुंचा दिया है, किंतु मैप नहीं था उससे पहले हम कहीं भी जाते थे, हम पर्सनल व्हीकल से जाएं या फिर पब्लिक व्हीकल से जाएं, हमें किसी न किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ती थी, राइट? यस नो? तो वो क्या है? वो हमारी मोबिलिटी की कमी है। हम लोग वहाँ पर मोबिलाइज नहीं हुए हैं। उस इन्वायरमेंट से जहाँ पर हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम वहाँ से अननोन हैं। उस स्थिति में हमें मोबिलिटी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत हम अलग अलग टेक्निक्स की बात करते हैं, अलग अलग फीचर्स की बात करते हैं, तब जाकर हम आते हैं पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड के साथ। क्योंकि एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अदर डिसेबिलिटीज़ है। होती है क्या? एडिशनल डिसेबिलिटी होना मैंडेटरी तो नहीं है ना कोई विजुअल इम्पेयर्ड के साथ? नो। तो मोबिलिटी यानी चलने फिरने की समस्या उसके साथ नहीं होती है क्या? होती है? नहीं, नॉर्मली यानी ऑर्थो प्रॉब्लम्स तो नहीं होती ना? नो। अब उस स्थिति में एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब भी जाना होता है या फिर किसी स्थान पर उसको मोबिलाइज करना होता है तो वहाँ पर उसको ओरिएंटेट कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसको मोबिलिटी की ज़रूरत होती है। हम हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं क्या? ओके। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत हम यानी लिविंग बात करें, लाइफ में जब भी ज़रूरत होती है, हम कई दफ़े ऐसी स्थितियों में होते हैं कि हम किसी चीज़ से अगर ओरिएंटेड नहीं हैं तो हमें उस जगह का जानकारी ना होने के अभाव में हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आप अपनी आईज़ क्लोज करें और एक चेयर से दूसरी चेयर पर बैठें, कर पाएंगे आप लोग? इंटरचेंज कर पाएंगे चेयर आईज क्लोज करके? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम यही है कि आप आंखों से देख करके और एक चेयर से दूसरी चेयर पर इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं। वहीं पर एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है तो उसको टच के माध्यम से हमें ओरिएंटेट कराना पड़ेगा कि आपको किस तरह से लेफ्ट साइड कितनी चेयर लगी है, राइट साइड कितनी है, फ्रंट में कितना गैप है, बैक में कितना गैप है। अभी मेरे साथ संदीप सर आ रहे थे ऊपर स्टेज तक, उन्होंने मुझे स्टेयर्स बताई कि कितनी है, कहाँ पर यानी कदम ताल करते हुए मैं कैसे जाऊँगा। एक एक कदम पर जब हमें उन्होंने बताया तो मुझे पता चल गया कि मुझे कितने स्टेप्स करने हैं।
इसी तरह से आप अगर मोबिलिटी आपकी ओरिएंटेड होते या हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज टू बी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने घर में लाइट जाने पर हम कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं जिससे कि प्रकाश की पूर्ति हो सके। मोबाइल फ़ोन ढूंढते हैं फ्लैश लाइट के लिए, करते हैं ना? यस नो? लग रहा लंच कम था। हाँ, तो हम मोबाइल फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं या फिर या फिर हम जो भी हमारे पास कैंडल वगैरह उपलब्ध है उन सभी को हम अपने घर में सर्च करते हैं। अब इजीली आप सर्च करके वहां पर कैसे आ पाते हैं? कैसे आ पाते हैं? क्योंकि आप वहां से क्या है, परिचित हैं, आपको वहां का ओरिएंटेशन है। मैं अभी संदीप सर से इस बार तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो मैं स्टेज के बारे में पूछ लिया था कि कितना मैं लेफ़्ट राइट या फ्रंट बैक हो सकता हूँ, ताकि मैं गिरूँ भी ना और मुझे पता चल जाए कि मेरे लेफ़्ट में कितना जाना है, राइट में कितना जाना है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि किसी भी चीज़ से जब हम ओरिएंटेड हो जाएंगे, मुझे उस वातावरण के बारे में जानकारी होगी, परिचित होऊंगा, तो मुझे किसी भी तरह से उस जगह पर चलने फिरने की समस्या नहीं होगी। राइट? तो इसी तरह से एज ए स्पेशल एजुकेटर हम हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे कि हम किस तरह से एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट को किस तरह से हम ओरिएंटेट करा रहे हैं। किसी भी चीज़ को जब हम बताते हैं तो उसको पूरी तरह से बताएंगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ पता चल रही है और उसको कैसे हम करा पा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हम उसको करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ बोल दिए और उसके बारे में सोचा भी नहीं, उस बच्चे को प्रॉपर बताया भी नहीं और हमने अपने काम को स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उसको हम पूरा ओरिएंटेशन देंगे, ओरिएंटेशन के साथ हम उसके साथ काम को करेंगे। ओके, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड छोड़ते चलें, हम थर्ड स्लाइड पर आएंगे। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? हम इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस करते हैं ताकि एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड के लिए चलने से, किसी भी स्थान पर जाने आने से कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट ना हो। तो हम करते हैं व्हाट इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। तो हम मोबिलिटी और ओरिएंटेशन से क्या समझते हैं? हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी उस वातावरण से बच्चे को, पर्सन्स को हमें अवगत कराना पड़ेगा कि आप किस तरफ क्या है, किस थिंग से आप टकरा सकते हैं, किस तरफ से कैसे चलेंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। ये सारा ज्ञान उसको विशेष रूप से जहाँ पर खतरे जैसी स्थिति बनती है, जहाँ उसको डेंजरस एरियाज लग सकता है, उसको चलने फिरने से गिर सकता है, चोट लग सकती है, उन प्लेसेस को बहुत अच्छी तरह से उसको ओरिएंटेट कराएंगे ताकि उस बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल या मिस हैपनिंग जैसी समस्या ना हो। राइट? करेंगे ना? एज ए स्पेशल एजुकेटर आप लोग करेंगे ना? हाँ, क्योंकि हमारा बच्चा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके सामने कौन सी चीज़ रखी है उसे नहीं पता, उसके सामने कोई गड्ढा आ गया है या फिर उसके सामने कोई नाली खुदी हुई है, उस बच्चे को नहीं पता। हम स्टिक के माध्यम से उस बच्चे का ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में हेल्प करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा
हमें इस बात का ध्यान रखना है, आप जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस जगह भी काम करें, एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को ये बात ज़रूर बता दें कि उसके आसपास के वातावरण में कहीं भी वो लेफ़्ट जाए, राइट जाए, बैक जाए, अप जाए, डाउन जाए, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। इससे आप अगर उसको ओरिएंटेट करा देंगे तो उसके सामने किसी भी तरह से ओरिएंटेशन की समस्या, मोबिलिटी की समस्या नहीं होगी। और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ सकती है और उससे उसको चोट लग सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें स्पेशली पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के साथ इस बात का स्पेशल ध्यान रखते हुए इसको हम फुलफिल करेंगे, राइट। स्लाइड नंबर 4, मोबिलिटी को हम एक एबिलिटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत दफ़े बोलता हूँ, एक ब्लाइंड पर्सन के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, है और शायद ना रहेगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड को, जो उसके सामने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, उसको वो एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है और उस एबिलिटी से वो अपने काम को खुद कर सकता है। मैं यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करना चाहूँगा। स्पेशली स्मार्टफोन के माध्यम से हम बहुत सारे अपने कामों को, आप लोग जिस तरह से कर पा रहे हैं ठीक वैसे ही मैं अगर विजुअल इम्पेयर्ड हूँ तो मैं अपने काम को कर सकता हूँ। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अगर कोई नोट गिनना है, नोट लेना है, हो सकता है कि मेरे साथ कोई धोखा हो सकता था, यस नो। लेकिन आज फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम एट्सेट्रा, अमेज़ॉन पे बहुत सारे आ गए हैं। उन सब के माध्यम से मैं अपने काम को, जितना भी ऑनलाइन पेमेंट है, उसको इजीली कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इससे क्या मतलब है, इससे जोड़ने की क्या ज़रूरत है। इससे जोड़ने की ज़रूरत ये है, मुझे आरडी खुलवाना है, एफडी खुलवाना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या मुझे बिजली का बिल भरना है, या मुझे गैस बिल भरना है, या फिर मुझे टिकट करना है। उन सभी कामों को करने के लिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता ना भाई। मुझे टिकट करवाने रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा ना। मुझे बिजली का बिल भरना है तो मुझे बिजली ऑफिस जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। मुझे बैंक से संबंधित कोई काम है तो बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन जाने में मुझे या तो किसी सहयोगी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मुझे जितना भी राइटिंग वर्क है वो सारा एक विड्रॉल फॉर्म भरवाना है, या फिर मुझे एफडी के लिए कोई फॉर्म भरना है, या मुझे टिकट बुक करने के लिए फॉर्म भरना है। उन सभी के लिए मुझे किसी और पर्सन, कहे तो साइटेड पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, यस नो। लेकिन इस स्मार्टफोन के माध्यम से मैं अपने सारे कामों को खुद कर पा रहा हूं। इसका मतलब है कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को, या ओरिएंटेशन मोबिलिटी वाली डिसेबिलिटी को, मैंने एबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया, राइट, यस नो। तो हमें इसी तरह से एक बच्चे को, एक पर्सन को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, इलिटरेट करना पड़ेगा। आप जितना अच्छा जानते हैं उतना अच्छा अपने बच्चे को आप मोबाइल में सिखाइए, टॉकबैक के साथ। टॉकबैक तो पता है ना आप सभी को, एक फीचर्स होता है एक्सेसिबिलिटी में। सेटिंग में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, उसमें विज़न में जाएंगे, और विज़न के अंदर टॉकबैक नाम का सभी एंड्रॉयड फ़ोन में, सभी में, हाँ, सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के अंदर
विज़न या सीधे सीधे टॉकबैक भी आ जाता है, दोनों माध्यम से जाया जाता है। तो वो टॉकबैक जैसे ही हम ऑन करेंगे डबल टच के माध्यम से, उसके अंदर हम सारे काम अपने हाथ से खुद कर पाएंगे। ये ध्यान रखें, उसमें डबल टच काम करता है, सिंगल टच से होगा नहीं, इसलिए कोई अगर ऑन कर ले तो परेशान मत होना। तो इस तरह से हम अपनी डिसेबिलिटी को, खास तौर पर ओरिएंटेशन मोबिलिटी वाली डिसेबिलिटी को, घर बैठकर अपने काम को कर सकते हैं। जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं, स्विगी से ऑर्डर करके अपना खुद खा सकते हैं, ना तो खाना बनाने की झंझट और ना होटल में जाने की झंझट। तो ये सारी मोबिलिटी ओरिएंटेशन की जो मेरे सामने डिसेबिलिटी आ रही थी, उसको मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कन्वर्ट कर दिया अपनी एबिलिटी में। हमने अपनी एबिलिटी को किस तरह से कन्वर्ट किया है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। और हम अपने ओके, स्लाइड 4 में ऐसा करिएगा। हाँ, फिफ्थ कीजिए, सॉरी। ओके, तो हम बात कर रहे थे एबिलिटी में, जब हमने कन्वर्ट कर दिया अपनी डिसेबिलिटी को, अब हम क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, उससे भी आगे हमको बढ़ना होगा और आगे भी हमें सोचना होगा। ऐसा ना हो कि हम अपनी एबिलिटी को बस कन्वर्ट किया, अपने काम को कर लिए और बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। हमें इसके आगे भी चलना होगा ताकि हम अपने को और अच्छी तरह से बना सके। तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक्सपर्ट, एज ए आप मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आपके साथ में बहुत सारी चुनौतियां होगी। उन चुनौतियों को दूर करते हुए आप एक विजुअल इंपेयर्ड पर्सन को स्टिक के माध्यम से, साइटेड गाइड टेक्निक के माध्यम से या डॉग गाइड टेक्निक के माध्यम से, देखिए हम प्राय 3 टेक्निक्स देखते हैं। एक कैन टेक्निक्स, दूसरे पर हम देखते हैं साइटेड गाइड टेक्निक और थर्ड नंबर पर डॉग गाइड टेक्निक। इसमें 4th नंबर और आप ऐड कर लीजिए, टेक्नोलॉजी टेक्निक। कहे तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके माध्यम से अपने काम को और आसान बना सकते हैं। इसलिए हम एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, हम अपने बच्चे के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मोबिलिटी और ओरिएंटेशन से संबंधित चीज़ें बताएंगे, वो कैन टेक्निक हो या डॉग गाइड टेक्निक हो। वैसे इंडिया के अंदर डॉग गाइड टेक्निक नहीं चलती है, पर फिर भी हमें याद होना चाहिए, या फिर एक साइटेड गाइड टेक्निक हो। सभी टेक्निक को प्रॉपर बताने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा बच्चे को या पर्सन्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो हमें इन बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए उस बच्चे को हम बता पाएंगे। स्लाइड नंबर 6, विजन। यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम जिस बच्चे को सिखा रहे हैं वो किस तरह का, किस टाइप की विजुअल प्रॉब्लम है। लो विजन है या एब्सेंस ऑफ विजन है। देखिए दोनों में कुछ डिफरेंट होगा। हमें लो विजन को बताते समय थोड़ा सा अलग वे में जाना होगा और हमें एक एब्सेंस ऑफ विजन जो कि टोटली ब्लाइंड है, उसको बताने में थोड़ा सा हमारा
तरीका और टेक्निक्स में चेंज होगा। मैं इसमें आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे पास आज की स्थिति में अल्प दृष्टिबाधित लो विज़न बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। उसका कारण है हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर पर काफ़ी समय बिता रहे हैं। इसके कारण लो विज़न पर्सन्स की संख्या एक टोटली ब्लाइंड से ज़्यादा बढ़ रही है। और इस स्थिति में हमें दोनों के लिए देखना होगा कि पर्सन विथ टोटली ब्लाइंड अगर है तो उसको कैन टेक्निक बहुत अच्छी तरह से सिखानी होगी। कैन टेक्निक्स पर मैं अभी आऊँगा, जिसमें जो मेरा मेन टॉपिक है उस पर हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें मोटी मोटी, वैसे तो आप लोग सभी एक्सपर्ट हैं, फिर भी आप लोग ये बातें ज़रूर जान लें, ताकि आपको फील्ड में जब भी ऐसे बच्चों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होगा या ऐसे बच्चों के साथ काम करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और आप इजीली बहुत अच्छी तरह से पर्सन्स विथ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को बहुत अच्छे से उसकी जो ओरिएंटेशन मोबिलिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उसको फुलफ़िल कर सके, उसकी जो नीड है उसको अच्छी तरह से फुलफ़िल कर सके। ये एक सबसे ज़्यादा आवश्यक यानी मैंडेटरी जिसको बोल सकते हैं नीड्स है, क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी नहीं होगी मेरे बच्चे की तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं पाएगा, और ना जाने के कारण उसको बहुत सारे अवरोध और कमियां देखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर विज़न में देखना होगा कि कितना विज़न है। विज़न का एनालिसिस करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटली ब्लाइंड बच्चा है तो उसको स्टिक के माध्यम से, जो कैन होती है उसके माध्यम से प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, और प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके उसको एक एक चीज़ पर, वो ट्रेलिंग हो या आर्क हो, रिदम हो या ग्रिपिंग हो, वो सभी चीज़ें उसको प्रॉपर सिखाएंगे ताकि उसको किसी भी प्रकार की यानी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की समस्या ना रहे। अब आते हैं लो विज़न बच्चे पर। लो विज़न बच्चे को बहुत ज़्यादा कैन टेक्निक्स या साइटेड गाइड टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं होती है। हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि उसको जो विज़न कम है, कितने लाइट में वो किस तरह से काम को कर पा रहा है, कैसे उसको विज़न कम होने के कारण, देखिए यहाँ पर अब्सेंस ऑफ विज़न नहीं है, लो विज़न है, तो लो विज़न होने के कारण, उसका कम विज़न होने के कारण उसको किस तरह की समस्या आ सकती है। प्रॉपर लाइट की कमी, प्रॉपर कलर कंट्रास्ट की कमी, ये सारी की सारी समस्याएं उसको ओरिएंटेशन मोबिलिटीज़ में हो सकती है। कई लोगों को रतौंधी की प्रॉब्लम होती, रात में नाइट में देखने की समस्या हो जाती है, दिन में दिखता है, किसी को दिन में दिखता है, रात नहीं दिखता है, रात में लाइट में कम लाइट में दिखता है, कुछ लोगों को सनलाइट में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से जितने भी हमारे लो विज़न बच्चे हैं उन सभी के विज़न के आधार पर उनकी दृष्टि क्षमता को देखते हुए उसको हम ट्रेनिंग देंगे। उसके ट्रेनिंग में स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चा किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसको किस तरह की समस्या आ रही है। जैसे सनलाइट प्रॉब्लम, तो सनलाइट प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक ठाक चश्मा जो बनता है जिससे कि सनलाइट उस पर असर ना करे, इस टाइप के चश्मे के साथ उसको पूरा ओरिएंटेट करवाएं, मोबिलाइज करवाएं, और उसको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसे ठीक की जा सकती है। तो हमें विज़न का ध्यान रखते हुए इसको करना पड़ेगा। स्लाइड नंबर नेक्स्ट कीजिए 6। ओके, सेंसरी डेवलपमेंट, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि शुरुआत में ही बात करनी चाहिए हमें। पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड को जब भी हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी की बात करते हैं, सेंसरी डेवलपमेंट की बात ज़रूर आएगी।
उसके सेंस अगर डेवलप नहीं है तो उसको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। वो कैसे? हमने बच्चे को कैन टेक्निक सिखा दिए, लेकिन उसके कानों में, जैसे अब डेफ ब्लाइंड है, डेफ ब्लाइंड का काफ़ी अब देखने को मिल रहा है, डेफ ब्लाइंड बच्चे खोजे गए तो काफ़ी मिले हैं। ऐसे बच्चों के साथ रोड पर बाहर जब भी वो यात्रा करेंगे, ट्रेवल करेंगे, कैन ट्रेवल कराएंगे, तो उनके सामने ना सुनने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो किसी भी यानी वाहन से जाकर टकरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आवाज़ नहीं आ रही है। आपने एक पक्षी का नाम सुना है जो सुन करके ही चलता है? किसी को पता है? हाँ, नहीं पता? जो सिर्फ सुन करके ही चलता है, उड़ता है, वो टकराता रहता है कई बार दीवालों से, और वाइब्रेशन उसको जो सुनाई देता है, उसकी आंखें नहीं, यानी ब्लाइंड ही होता है, वो सिर्फ सुन करके चलता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक, हाँ, ओके, राइट। तो इस तरह से वो सिर्फ साउंड वेव्स, आवाज सुन करके ही पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उड़ता है और चल फिर पाता है। तो इस तरह से वो साउंड वेव्स अपने आप को मोबिलाइज करता है। हमें जब जाना होता है किसी स्थान पर, तो हमारा सूंघने की क्षमता, मैं किसी होटल के पास से मेरे घर के लिए मुड़ता हूँ, जैसे ही वहाँ पर बनने वाली सब्जी की खुशबू आती है, मैं वहाँ से राइट टर्न ले लेता हूँ। ये मेरे लिए क्या बन गया? एक लैंडमार्क, क्लू और लैंडमार्क बन सकता है। तो क्लू एंड लैंडमार्क के लिए हमारे अंदर खुशबू वाला सेंस अगर होगा, तो हम प्रॉपर खुशबू के माध्यम से आगे की तरफ मोबिलाइज करेंगे और उससे इतने ओरिएंटेड हो जाएंगे कि मुझे कहाँ से टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, उस दुकान की खुशबू से मुझे पता चल जाएगा। तो खुशबू वाला जो सेंस है वो अगर मेरा डेवलप्ड है, तो मैं वहाँ से लेफ्ट, राइट या स्ट्रेट चलना है, उसको इजीली समझ करके कर पाऊंगा। इसी तरह से टच सेंस की भी आवश्यकता होती है। बिना टच के मैं किसी भी चीज को समझ नहीं पाऊंगा कि ये क्या है। इसलिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत हम सेंस डेवलपमेंट की बात करते हैं, और सेंस डेवलप होना बहुत जरूरी है। स्लाइड 8। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हम अपने टच को कैसे करें। ओके, फाइंडिंग डेस्टिनेशन। अब हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मैं जब गति करूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं उसमें कैसे सर्च करूं। मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर स्ट्रेट जाना है। उसके लिए मेरी स्टिक टच के माध्यम से, ब्रेकर के माध्यम से, वहाँ पर जो ज़मीन बनी हुई है, सरफेस जैसा है, मुझे उससे पता चल जाएगा कि मैं किस तरफ मूव करना है। मुझे लेफ़्ट करना है, राइट करना है, स्ट्रेट करना है या मूव टर्न करना है। वो सब कुछ मुझे सरफेस को टच करने से उसको समझना पड़ेगा। मैं उसे टच करूँगा और सरफेस जैसा भी होगा, कई जगहों पर आपने देखा होगा ब्रेकर लगे होते हैं, कहीं कहीं पर रोड काफ़ी चिकना सा होता है, कहीं पर उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कहीं पर टाइल अलग तरह से लगी होती है। वो सभी चीज़ें हमें एक स्टिक में टच होगा, स्टिक की टिप में टच होगा, उस टच से भी मैं आसानी से समझ पाऊंगा, उसको आसानी से समझ लूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मुझे कहाँ पर हूँ
मुझे किस डेस्टिनेशन तक जाना है, मेरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गति है वो किस तरह के सरफेस से होगी, ये डेली जब मैं जाऊंगा आऊँगा तो मैं उससे ओरिएंटेड हो जाऊंगा, और ओरिएंटेड होने के कारण मुझे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी कि मुझे किसी और के सहयोग की या सहायता की ज़रूरत पड़े, या किसी से पूछ करके मुझे भी टर्न लेफ्ट राइट या स्ट्रेट के लिए बार बार पूछना पड़े। Now I would like to be on stage Ms. Silky Singhal. Ms. Silky Singhal is an assistant professor of LD department in AIR SR. Make a huge round of applause for her. Now I would request Ms. Radha Rawat, the assistant professor of HI department in AIR SR, please be on stage. Ms. Radha Rawat belongs to HI department and she presented her views on learning through sensation and perception. Now we are just continuing our preliminary section 1. I would like to call the chairperson, Mr. Pravesh, Assistant Professor of IT Department, and co-chairperson, Mr. Sandeep Tiwari, sir, to be on the stage. Now, I would request Mrs. Fareen Ma'am, Assistant Teacher of Special Educator, JPM Senior Secondary School for the Blind, LBS Road, New Delhi, to present her views on training in independent living skills. Good morning, all dignitaries, teachers, students, and all the participants. My name is Farheen, and I am assistant teacher in JPM Senior Secondary School for the Blind, that is under the Blind Relief Association. शिल्की मैम का अब से पहले जो सेशन हुआ था उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया और उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से डेली लिविंग स्किल बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो उससे काफ़ी रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। तो आज हम जानेंगे इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स क्या होती हैं। डेली लिविंग स्किल्स करना, परफॉर्म करना विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी असिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली आप कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन कंडक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि साइटेड और नॉन साइटेड, विजुअली इम्पेयर्ड दो पर्सन हैं। साइटेड बच्चे क्या होता है कि वो देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं, बट इन केस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट हम यहाँ पर दो कैटेगरी हमने पढ़ी हैं। हम जानते हैं कि दो कैटेगरीज RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लाइंडनेस, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, एंड अनदर वन इज़ लो विजन। अगर हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस के केस में, ब्लाइंडनेस कोई भी बच्चा है, अ पर्सन विद टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, कोई बच्चा है और वो अपने कोई भी डेली रूटीन परफॉर्म कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, विदाउट एनी असिस्टेंस, विदाउट एनी हेल्प कर पा रहा है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल कहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं साइटेड बच्चा है कोई, तो वो ईजीली देख कर ऑब्जर्व करके सीख लेता है, बट इन केस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट ये एक चैलेंज है। इट विल बिकम अ चैलेंज कि हम उस बच्चे को इंडिपेंडेंटली किस तरह से रहना, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना सिखाएं। तो उसके लिए हमें फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हमें बच्चों को सिखाना होता है। Independent living skills refers to meet the challenges of daily living, including dressing, personal hygiene, cooking, eating, household chores, household management and time management. कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो बच्चे को हमें उसका टाइम मैनेजमेंट भी सिखाना है, जैसा अभी हमें शिल्की मैम ने भी बताया था। कुछ बेसिक स्किल्स हैं
अगर हम बात करते हैं बच्चे को हमने डेली लिविंग स्किल सिखानी है या कोई भी स्किल हमें बच्चे में डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें ऐसा कौन सा क्या टेक्निक अपनानी है। हम सभी जानते हैं कि हमें बच्चे को सेंसरी ट्रेनिंग हम सभी ने पढ़ा होगा कि सेंसरी ट्रेनिंग देनी है। 5 सेंसेस होती हैं टोटल, 5 सेंसेस, विजन, ऑल्फैक्टरी, गेस्टेटरी और इसी तरह से टैक्टाइल। हम अगर बच्चे की बात करते हैं, हमारी टोटल 5 सेंसेस होती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को हमने ओरिएंटेशन मोबिलिटी सिखानी है या हमने कोई भी एक्टिविटी, जैसे अभी हम इसमें देख सकते हैं ईटिंग है, ड्रेसिंग है, यूजिंग टॉयलेट, पर्सनल हाइजीन, टेकिंग बाथ, वॉशिंग क्लोथ्स, बेसिक फर्स्ट, मतलब बच्चे को सबसे पहले हमने हैंड वॉश, अपना हैंकरचीफ वॉश करना सिखाना है, बहुत बेसिक चीज़ें। हैंडलिंग मनी, वो बहुत बात का टॉपिक है। तो अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को हमने ओरिएंटेशन मोबिलिटी ही सिखानी है, तो हमें सबसे पहले बच्चे को सेंसरी ट्रेनिंग देनी है कि बच्चा सबसे पहले समझ पाए अपने आसपास की चीज़ों को, अपनी सराउंडिंग को, थ्रू स्मेल, थ्रू ऑडिटरी, जो भी आसपास की आवाज़ें हैं उन्हें समझ पाए, जिसकी हेल्प से वो क्लूज़, लैंडमार्क जिसे हम कहते हैं कि वो समझ सके। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, कोई न्यूली एडमिटेड बच्चा है स्कूल में जिसे बिल्कुल भी ओरिएंटेशन नहीं है, जब ओरिएंटेशन नहीं है तो मोबिलिटी भी नहीं होगा, उसके लिए नया एनवायरनमेंट है, तो क्या करेगा वो बच्चा। उसे हमने मोबिलिटी सिखानी है तो सबसे पहले हमें उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि किस तरह से वो स्कूल में, एनवायरनमेंट में खुद को समझे, वो कहाँ पर है, वो अपनी खुद की पोजीशन को समझ पाए। तो उसके लिए अगर मैं बात करती हूँ कि ऑडिटरी, जिसे हम कहते हैं कि लिसनिंग स्किल्स, बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, बच्चे को मेन गेट बताना है, मुझे स्कूल का मेन गेट है तो वहाँ से व्हीकल्स की आवाज़ें आ रही हैं, या बाहर मेन रोड है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप जब आ रहे हैं तो वहाँ व्हीकल्स हैं, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, या फिर वहाँ पर आसपास कोई मंदिर है। इसी तरह से उसको स्मेल का भी बताना है, स्मेल में फ़र्क बताना है कि किस तरह से वो अलग अलग स्मेल को समझे। अगर मैं बात करती हूँ इंडोर मोबिलिटी, बिल्डिंग के अंदर ही उसे मूव करना है, तो आप में से अगर किसी ने JPM विज़िट किया है तो वो समझ सकेंगे। जी मैम, तो वो समझ पाएंगे कि जैसे ही बच्चा मेन गेट से एंटर करता है तो हम उसे समझाते हैं कि व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है, इट मीन्स दिस इज़ मेन गेट, ये आपका मेन गेट है, आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं। इसी तरह से आप राइट मूव करें और स्ट्रेट चलते जाएं तो आपका कॉरिडोर आ जाएगा। इसी तरह से आगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर वॉशरूम बना है, वॉशरूम के आगे आप जाएंगे, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। थोड़ा आगे जाएंगे, स्टाफ रूम बना हुआ है, वहाँ पर पूरा स्टाफ रूम, सब स्टाफ स्कूल के जो भी हैं वहाँ पर हैं। आगे जाएंगे तो मेस बना है, तो बच्चा वो सब चीज़ों को सुन पा रहा है, स्मेल कर पा रहा है। आगे मेस बना है, वहाँ पर किचन है, वो समझ पा रहा है, तो उनकी हेल्प से वो चल रहा है, मूव कर रहा है, फिर मोबिलिटी भी उसकी इम्प्लीमेंट हो रही है। ईटिंग स्किल्स, बच्चे को ईटिंग स्किल्स देनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे की फाइन मोटर स्किल पर वर्क करना है। हमें अगर उसको कोई भी बटनिंग, अनबटनिंग है, ईटिंग है, क्योंकि वो चपाती को बाइट बनाना है, कैसे बनाएगा जब तक उसका फाइन मोटर स्किल वर्क नहीं करेगा। कुछ बच्चे क्या होता है कि बाइट भी नहीं बना पाते हैं, इवन वो चपाती को तोड़ भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो बाइट बनाना, रोटी का बाइट बना के उसको सब्जी लेना, ये सब छोटी छोटी जो फाइन स्किल्स हैं वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती हैं। अगर वो अपना ईटिंग स्किल्स ही नहीं कंडक्ट कर पा रहा है, खुद से वो नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स हम उसको सीधा ब्रेल या उसकी कोई भी एकेडमिक स्किल तक हम उसको ले जा नहीं सकते। हमें सबसे पहले उसकी जो भी प्री ब्रेल एक्टिविटीज़ होती हैं हमें वो सब करनी चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ फाइन मोटर स्किल, बच्चे का सेंसरी ट्रेनिंग, बच्चे का ओरिएंटेशन मोबिलिटी, हमें सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है। ईटिंग स्किल्स देनी होती हैं, ड्रेसिंग सिखाना है, बटनिंग अनबटनिंग सिखानी है, जिपिंग अनजिपिंग बताना है, ये सब चीज़ें। और इन सभी चीज़ों में बच्चे को फाइन मोटर स्किल डेवलप धीरे धीरे होता है। और अगर नहीं है तो हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी प्लान करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल
पेपर टीयरिंग एक्टिविटी, बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम उसको पेपर टीयरिंग देंगे। या फिर मैं कुछ इमेजेस भी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये जो फर्स्ट इमेज है, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, बीड्स को काउंट कर रहा है। जब वो काउंट करना सीख जाएगा, बीड्स को प्रॉपर कर पा रहा है, समझ पा रहा है कितने बीड्स हैं, इसका मतलब वो 1 बाय 1 हर बीड को वो समझ रहा है। इसके बाद हम उसको माला मेकिंग एक्टिविटी पे हम उसे लेकर आते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि एक वेजिटेबल ट्रे दिया हुआ है बच्चे को, जिसमें कि बच्चा उन जो यहाँ पर इसमें सर्किट्स बने हुए हैं, जो यहाँ पे ये जो इमेजेस बनी हुई हैं, जो भी इनको इसमें फिट करना है, इन पजल्स को, इसमें बच्चा उस चीज़ को समझता है, उस चीज़ को करना सीखता है। स्टार्टिंग में एक सेट हो पाता है, धीरे धीरे समझता है, करता है। थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं एक पजल है, क्रिस क्रॉस है, जिगजैग है, इस तरह का पाथ है, उसे फॉलो करना है। इसमें बच्चे का फाइन मोटर स्किल बहुत डेवलप होता है इन चीज़ों से। हमें शुरुआत में ही बच्चे को पेन पेपर या फिर कह लें हम स्टाइलस, ब्रेल, स्लेट, ये सब नहीं पकड़ाना होता। हमें सबसे पहले प्री ब्रेल स्किल्स पर उसको ले जाना होता है। आफ्टर प्री ब्रेल हम बच्चे को रीडिंग रेडीनेस पर लेकर जाते हैं, और इसी के साथ साथ हम उसका सेंसरी डेवलपमेंट भी करते हैं, जिससे कि वो अपने आसपास की चीज़ों को समझे और आगे चलकर अपने और भी जो टास्क हैं उन्हें परफॉर्म कर पाए ईजीली, कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये आगे बाद में हम उसको ब्रेल राइटिंग, ब्रेल रीडिंग पर लेकर जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि बच्चा अगर इंडिपेंडेंटली कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, ऑब्वियसली। सेल्फ इस्टीम बिहेवियर डेवलप होगा, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा, और इसके साथ साथ में वो अपनी खुद की केयर करना सीख पाएगा, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर करना खुद की सीख पाएगा। इसी तरह से और भी फैक्टर्स होते हैं इसमें। अब हम आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। डेवलपमेंट किस तरह से करना है, किन किन चीज़ों में करना है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोशल स्किल्स भी डेवलप करनी है हमने बच्चों में। गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, गुड टच, बैड टच, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, हमने ये सब बच्चों में डेवलप करने हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बच्चों को अवेयर करना है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। इसी तरह से डेली लिविंग स्किल्स हैं, जो कि हमने रूटीन में बच्चे के साथ करवानी है, उसको डेली प्रैक्टिस करवाना है। रूटीन बेस पर रहेगी तो फिर वो धीरे धीरे खुद ही इंडिपेंडेंटली करना सीख जाएगा उसको। आगे है डेवलपमेंट ऑफ रिक्रिएशन एंड लेजर एक्टिविटीज़ स्किल्स, या फिर इसमें बच्चा जो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसे एक्सप्लोर करने दीजिए, समझने दीजिए। आप उसको खुद समझें कि वो क्या अपने फ्री टाइम में वो क्या करना चाहता है। जैसे किसी बच्चे का इंटरेस्ट सिंगिंग में है, किसी का डांसिंग में है। कुछ बच्चे, अगर आपको लगता है कि फाइन मोटर स्किल पुअर है बच्चे का, तो आप उसे क्ले मॉडलिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी पे ले जा सकते हैं, पेपर एक्टिविटीज़ पर ले जा सकते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं भी है तो हम उसे साइड बाय साइड ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट हैं, 3 मेन पॉइंट्स हैं: प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले उसको हम बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उसके साथ थोड़ा मिलें, बात करें, उसको मौका दें। उसके बाद बच्चा जो भी कर रहा है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस उसको गेन करने हैं, वो सीखेगा और फिर उस चीज़ पर वो प्रैक्टिस करना है बच्चे को, ठीक है। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ विजुअल एफिशिएंसी एंड फंक्शनल विजन स्किल्स, मतलब जो भी बच्चे का रिमेनिंग, जो भी बच्चे का बचा हुआ रेजिडुअल जो भी विजन है, उसे हमने इफ़ेक्टिवली यूज़ करना सिखाना है। जैसे अगर हम लो विजन बच्चे की बात करते हैं, तो लो विजन बच्चे क्या करते हैं, हम क्लासरूम में बडी सिस्टम बना देते हैं। बडी सिस्टम, एक टोटल एब्सेंस ऑफ साइट ब्लाइंड बच्चा, दूसरा लो विजन बच्चा। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा खुद के टास्क परफॉर्म कर ही रहा है, अगर कहीं पे भी उसके फ्रेंड को कोई भी लैकिंग है, कहीं पे भी वो अपने आप को उसे लग रहा है कि वो नहीं कर पाता है, तो वो उसका जो बडी है वो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है,
ठीक है। इसी तरह से बच्चे का हमने अलग अलग लो विजन बच्चा है तो उसको हम अलग अलग डिवाइसेस भी दे सकते हैं जिससे कि उसकी ऑडिटरी, उसकी विजन स्किल्स और इम्प्रूव हो सकें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट जो, हाँ इसमें आगे है एक पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे ब्रेल नोट टेकिंग डिवाइस होता है, ब्रेलर्स हैं, इसी तरह से कीबोर्ड है, शिल्की मैम ने भी अभी हमें बताया था असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में अभी। इसी तरह से हम कह सकते हैं पॉकेट फ्रेम्स होते हैं और अलग अलग बच्चों की टॉकिंग ब्रेल वॉचेस होती हैं जिसमें कि ऑडिटरी सिस्टम भी होता है, बच्चे जिसमें सुनकर, जिनको अगर ब्रेल नहीं भी आता है तो वो सुनकर टाइम सीख जाते हैं। और हम बच्चों को बोलते हैं कि आप ब्रेल वॉच अपने पास ज़रूर कैरी करें, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बच्चा फिर धीरे धीरे खुद ही सीखता है, किस पीरियड में कहाँ पर जाना है, कौन सा पीरियड कब ओवर होगा, तो टाइम मैनेजमेंट बच्चा फिर वो धीरे धीरे उसके रूटीन में खुद आ जाता है। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एंड करियर एजुकेशन स्किल्स, ये भी हमें बच्चे को साथ ही साथ लेकर चलना होता है। फॉर देयर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस, वो बहुत आगे की बात है। हम सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे को हम एकेडमिक सिखाएं, उसका डेली रूटीन सिखाएं, उसका जो भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी है, एकेडमिक स्किल्स हैं, हम सबसे पहले यही सब सिखाते हैं। वोकेशनल, अगर मैं बीआरई की बात करूं तो वोकेशनल सेटअप वहाँ पर उनके लिए बनाया गया है जो कि लेट ब्लाइंड होते हैं, जो कि काफ़ी लेट ब्लाइंड हैं और जो कि इलिटरेट हैं, जिन्होंने एजुकेशन जिन्हें नहीं मिल पाया या बहुत कम एजुकेटेड हैं और फिर उसके बाद वो वोकेशनल स्टडीज़ में जाते हैं। लेकिन हमारे अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूलिंग के बाद बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, सीखते हैं, मतलब वोकेशनल के लिए कॉलेज आफ्टर स्कूलिंग बच्चे वोकेशनल के लिए बहुत कम जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो जाना प्रेफर करते हैं, और ये बहुत बाद का प्रोसेस है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को उन्हें बताना है कि किस तरह से कहाँ पर कौन सा डॉट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग जो मेथड होता है उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने लेफ़्ट पढ़ना है या राइट से पढ़ना है, लेफ़्ट से रीडिंग स्टार्ट करनी है, किस तरह से, मतलब राइटिंग रीडिंग में कंफ्यूज होते हैं। तो हमने उनको वो चीज़ बतानी है, बार बार प्रैक्टिस करवानी है, तभी वो चीज़ें प्रैक्टिस में फिर आती हैं। और फाइन मोटर स्किल बच्चे का अगर अच्छा है तो फिर धीरे धीरे बच्चा खुद ही रीडिंग भी सीख जाता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि वो रीडिंग बहुत उनका थोड़ा कम रहता है। रीडिंग, अगर हम रीडिंग और राइटिंग की बात करें तो रीडिंग उनका कम रहता है एज़ कंपैरिजन। अगर हम बात करते हैं राइटिंग, बच्चे राइटिंग तो जल्दी सीख जाते हैं लेकिन रीडिंग नहीं सीख पाते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम बच्चे को सबसे पहले राइटिंग से लेकर स्टार्ट करें। राइटिंग हम सिर्फ उसको हम राइटिंग करवा रहे हैं, सॉरी रीडिंग से करें तो बच्चे क्या होते हैं कि राइटिंग वो कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन हमने रीडिंग करवानी है। हम रीडिंग उसको रीडिंग रेडीनेस मटेरियल के थ्रू भी करवा सकते हैं, और हम उसे अलग अलग, जैसे आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक रीडिंग स्लेट है, बच्चा इससे रीड कर रहा है। कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो हमने फिर ये नहीं देना है उस बच्चे को। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरा टॉपिक इतना ही था और ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for sharing great insight. It was very informative for us. Now I request Mr. Sandeep Upadhyay, sir, and Ms. Geeta Bhutani, ma'am, to facilitate our chief guest, Mr. Dr. Sultan Singh, the Assistant Professor of Lady Irwin College, DU. जैसा कि हम बोलते हैं कि अमर्जिंग फील्ड है, मैं भी 18 साल से यही सुन रहा हूँ कि दिस फील्ड इज़ अमर्जिंग, और अमर्ज करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। क्योंकि आज एटलीस्ट आप किसी भी स्कूल में जाओ, यू विल फाइंड स्पेशल एजुकेशन, यू विल फाइंड स्पेशल एजुकेटर, यू विल फाइंड एटलीस्ट द कंसर्न पर्सन हु इज़ एटलीस्ट होल्डिंग द फ्लैग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग बिकॉज सभी की मेहनत है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उससे बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम उसको कैसे कंटिन्यू करें, उस चीज़ को कैसे मेंटेन करके रखें। तो आई होप कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा नहीं मैं एक्सपेक्ट करता, लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 कमिटमेंट तो हम कुछ सीख के जाएं, कुछ करके जाएं। और आई थिंक सब लोग यहाँ पे इंटर्न्स ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि जो वर्किंग होते हैं उनके पास तो टाइम नहीं होता। मैं तो खुद भागा भागा आया हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ख़त्म करूँ और फिर मुझे वापस कॉलेज जाना है। लेकिन आप लोगों के लिए सही में ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, सिलेबस को पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिलेबस से ये अलग है थोड़ा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे आके बोलेंगे या बोल के गए हैं, उसमें सिलेबस के साथ साथ उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है, जो कि आपका भी होगा 2 साल 5 साल के बाद, जब व्हेन यू विल बीन एक्चुअली इन द फील्ड, तब आपको अपनी मार्केट वैल्यू पता लगे कि हम क्या हैं, कि क्या थे हम, क्या हो गए और कहाँ कैसे हमें जाना है। तो जैसा कि मैंने शुरू किया था कि मेरा जो यहाँ, बिकॉज जब मुझे इनविटेशन मिला तो आई वाज थोड़ा सा, मुझे ये भी लगा कि तो क्योंकि हम लोग मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से बिलोंग करता हूँ, डिसिप्लिन से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली इसको डील नहीं करते। सिलेबस में भी आप देखेंगे जो ऑप्शनल पेपर्स है, जनरली वो हमारा को कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज, वो लोग बड़ा अच्छे से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का पेपर भी है उनके पास, तो वो पढ़ाते हैं। हम लोग उसको चूज़ नहीं करते, हम दूसरे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और दूसरी चीज़ों को चूज़ करते हैं। तो बट जब मुझे इनविटेशन मिला, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ पे बोल रहा हूँ, बिकॉज जनरली हम लोग अपने डिसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलते हैं। सो मुझे इस चीज़ को बताते हुए जो मैंने समझा, देखा, पढ़ा कि ओरिएंटेशन इन मोबिलिटी का मतलब क्या है। ओरिएंटेशन इज बेसिकली किसी चीज़ के बारे में एबिलिटी गेन करना, वो करना, समझना मतलब। और मोबिलिटी मीन्स उसको कैपेबल बनाना, कि पहले तो हम किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो है उसमें क्या एबिलिटी है, क्या उसकी वो है, कितनी उसकी हम समझ सकते हैं उसकी एबिलिटीज़ को, और फिर कैसे चैनलाइज करें। तो अगर मैं हमारे जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है, जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है, दूसरी ये हमारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, डोंट थिंक हमारी मीन्स हमारी सारी ही हैं। RPWD जब एक्ट आ गया और गवर्नमेंट भी उसको प्रेशराइज कर रही है और फोकस कर रही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर डिसेबिलिटी एज वेल। आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि इस फलां डिसेबिलिटी के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है, इसको तो मैं आई कांट हैंडल, बिकॉज ये अब पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा एजेंडा है, वो वन ऑफ द यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों को समझें, और जब आप प्रोफेशन में जाएं तो उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करें। सबसे पहली तो प्रॉब्लम हमारी यही थी कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। हम अपने अपने डिसिप्लिन्स के सेल में ही घुसे हुए थे कि नहीं, मैं तो, मेरा स्पेशलाइजेशन ये है, तो मैं इससे आगे मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं जाना भी नहीं है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट अब धीरे धीरे चीज़ें जो है मोबिलाइज होने लगी हैं, लोग समझने लगे हैं, एक्सेप्ट करने लगे हैं और एक दूसरे को हेल्प करने लगे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली हम इस डिसिप्लिन में ये देखते हैं कि जो टीम वर्क है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो हमारी अप्रोचेस होती हैं स्पेशल एजुकेशन में, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, चाहे वो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच हो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच समझते हैं पीछे लोग, जो लोग बैठे हैं, एनी आइडिया अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच? बिकॉज हमारा जो डिसिप्लिन है वो खाली टीचिंग नहीं है, सर्विस प्रोवाइडिंग भी है। आप किसी भी उसमें जाके देखेंगे, वी हैव अ क्लिनिकल सेटअप एज वेल एज स्पेशल स्कूल। तो क्लिनिकल सेटअप में जाके आपको यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज एज वेल, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, चाहे वो होम बेस्ड हो। तो उसमें आपको बच्चे के जो दूसरे एस्पेक्ट है उनको भी ध्यान में लेके चलना पड़ता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलके एक बच्चे के साथ काम करते हैं। तो उस सेंस में हमको टीम अप्रोच का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए विद इन स्पेशल एजुकेशन आल्सो वी नीड टू हैव अ
वन डिसिप्लिन टू डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन टू दी अदर डिसेबिलिटी, हमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। एटलीस्ट ओरिएंटेशन जो कि टॉपिक है मेन, कि आपको बेसिक ओरिएंटेशन तो हो उस चीज़ की। आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा तो ना समझें कि आई कांट हैंडल, इस तरह की सिचुएशन ना बने। तो उस सेंस में हमको ओरिएंटेशन मोबिलिटी को समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि हम नॉर्मली एक ले पर्सन से भी उम्मीद करते हैं कि वो भाई, कोई कई बार हम देखते हैं सड़क पे कोई ब्लाइंड या लो विजन पर्सन जा रहा है, केन के साथ जा रहा है, तो एनीबडी कैन कम एंड हेल्प हिम और हर। और हम तो क्योंकि प्रोफेशनल हैं, तो हमें तो उनसे ज़्यादा समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दो वी आर नॉट इन द डिसिप्लिन ऑफ वीआई, बट एक जब हम लेमैन से एक्सपेक्ट करते हैं वो इतना हेल्प कर सकते हैं, तो हमें तो उससे ज़्यादा उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, राइट। सो लार्जर पर्सपेक्टिव पे अगर आप इसको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी को देखेंगे, तो दिस वर्क विद आवर अदर डिसिप्लिन्स एज वेल। क्योंकि जो अभी मैडम पहले वाले प्रेजेंटेशन में बोल रहे थे, 5 सेंसेस की जो हम बात कर रहे थे, सेंसरी डेवलपमेंट की, तो वो सेंसरी वाली पॉइंट तो दूसरी डिसेबिलिटीज़ में भी आते हैं कि कैसे हम मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज़ करते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में भी, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इस्तेमाल करते हैं, थ्रू टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू, टीचिंग एड्स के थ्रू, आईसीटी के थ्रू, और इन सब चीज़ों के थ्रू क्लासरूम टीचिंग के अंदर। क्लियर? सो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन कि कैसे हम उसको कैसे मल्टीपल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो हो गई क्लासरूम की बात, जो कि डायरेक्टली बिटवीन अस एंड द स्टूडेंट्स है, जहाँ पे बच्चे होते हैं और टीचर होते हैं, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करे, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे विद इन द क्लासरूम सेटअप, जो कि जिसके लिए आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको अलाउ करता है, ट्रेंड करता है। बट ये ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हम लोग, जैसे आप देखेंगे ब्लाइंड और दूसरे कैटेगरी में जो आईडी बच्चे हैं, जो दूसरे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं, तो उसमें हमें दूसरे लोग की भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। और दूसरे लोग अगर हमारे अलावा अगर हम सोचें, सबसे पहला नाम किसका लगता है आपको आता है टीचर के बाद? एनी आइडिया? किसको हमें मोबिलाइज करने की जरूरत है, किसको ओरिएंट करते हैं हम? पेरेंट्स, राइट। सबसे पहला जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पेरेंट्स को, अगर हम आधे घंटे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो 10 मिनट का ब्रीफिंग जो है डेफिनेटली पेरेंट्स को भी हम देते हैं कि आज हमने क्या करवाया, क्या बच्चे के साथ आज उसका कैसा मूड था, कैसा उसका रिस्पॉन्ड था, कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से वो काम कर रहा था, कैसे आप इसको घर पे चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे आप घर पे उसको जो है प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स को हम शामिल कर सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम में। जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको हम डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ शेयर करें। पेरेंट्स टीचर्स तक तो हम बहुत दिनों से समझ रहे हैं कि पेरेंट्स का रोल है ही है। इवन हम जनरल एजुकेशन में भी बोलते हैं कि भाई फैमिली इज़ द बिगेस्ट टीचर, फैमिली जो है टीचर से भी ज़्यादा है, बिकॉज पहला लेसन जो है बच्चा घर में ही सीखता है, पहली टीचर जो है मदर ही होती है। एम आई राइट और नॉट? सो पेरेंट्स के अलावा और कौन, किसको लगता है आपको किसको हमको ओरिएंट करने की जरूरत पड़ती है? नेबरहुड को, ओके, सराउंडिंग्स हम कह सकते हैं, जिसको हम कम्युनिटी भी कह सकते हैं, कम्युनिटी जो आसपास में, बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम अचीवमेंट ले रहे हैं, वो किसके लिए ले रहे हैं? अल्टीमेटली हु विल रिकॉग्नाइज इट? द सोसाइटी, द कम्युनिटी। और उसी के लिए हम सारी ये सब मेहनत होती है कि आप ये चीज़ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और अल्टीमेटली अगर वही उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तो बड़ा बुरा लगता है कि नहीं लगता है? आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इफ यू नॉट बाय रिकॉग्नाइज बाय द पीपल, तो यू विल फील वेरी डिसहार्टेंड, you will feel very discouraged,
तो somebody has to be there who will motivate you, right? तो हमारे इस एरिया में कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली बिकॉज हम दिल्ली में हैं, हर कोई दिल्ली में नहीं है। हमारी जो लार्जर पॉपुलेशन है, अगर आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी लोगों की, वो ज़्यादातर जो है वो रूरल एरिया में है, रिमोट एरिया में है, जहाँ पे हम खुद देखते हैं कि रिसोर्सेज की, अवेयरनेस की, इनकी बहुत या तो लेट पहुंचते हैं या पहुंचते ही नहीं हैं। एम आई राइट और नॉट? सो उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे ओरिएंट किया जाए, उनको कैसे मोबिलाइज किया जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको जो है कम्युनिटी ओरिएंटेशन मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते हैं जनरल एजुकेशन में भी आप देखेंगे, जब से पब्लिक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल हुआ है और एजुकेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। नहीं तो कभी पूरे गांव में एक स्कूल होता था, आप आज गांव में भी जाके देखो, आपको कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल मिल जाएंगे, प्राइवेट ही सही, लेकिन स्कूल तो है ना। सो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो रोल हुआ है एजुकेशन के अंदर, दो हम उसको कमर्शलाइज बोलते हैं क्योंकि बहुत कमर्शियल हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली आप कोई भी, अगर हम कोई स्कूल या कोई भी कॉलेज खोलेंगे तो हम अपना बेनिफिट भी देखेंगे ही, लेकिन एक अल्टीमेटली एक फैसिलिटी तो है ना, एक आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है वहां से। सो इस सेंस में अगर हम इफ विल मोबिलाइज कम्युनिटी पीपल, इफ विल मोबिलाइज द आसपास के जो लोग हैं उनको मोबिलाइज करेंगे, उनको ओरिएंट करेंगे, तो वो बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन जो है इन लोगों के लिए कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ नॉट ओनली द चाइल्डहुड पीरियड, जो उनका स्कूलिंग पीरियड है, उसके अलावा भी, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चे को स्कूल के बाद भी तो आगे देखना है ना हमें कि वो कहाँ जाएगा आफ्टर 18, बिकॉज 18 ईयर्स तक तो हमने सोच लिया भाई स्कूल में चला जाएगा, स्कूल में टीचर है, करिकुलम है और वहाँ सर्विसेज मिल रही हैं उसको। लेकिन जैसा हम अपने लिए सोचते हैं कि हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए देखते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल के बाद फिर कॉलेज जाते हैं या फिर कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, जैसे मैडम बहुत हाईलाइट कर रही थी इंडिपेंडेंट लिविंग को और इसको। सो व्हाट अबाउट दीज पीपल, उनके लिए इंडिपेंडेंसी के हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? तो कम्युनिटी को अगर हम मोबिलाइज करते हैं, ओरिएंट करते हैं, तो दे कैन कम आउट विद लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर दीज पीपल दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसको मोबिलाइज करेगा कौन, उसको ओरिएंट करेगा कौन? जैसा कि हम सोचते हैं कि हम पेरेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, वी आर ट्रेन्ड, वी हैव एक्सपीरियंस। तो साइमल्टेनियसली वी कैन अवेयर, वी कैन ओरिएंट द सोसाइटी एज वेल, वी कैन ओरिएंट द कम्युनिटी पीपल एज वेल। एंड जब तक कम्युनिटी उसमें ऑनरशिप नहीं लेगा, जब तक उसमें जो है एक्सेप्टेंस नहीं लेगा, तब तक हमारी लड़ाई जो है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि जब आप उसमें फुली कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन ऑल वे, जो हम बोलते हैं कि हर तरीके से, ऐसा नहीं कि जस्ट भाई हमने, भाई मेरे पास पैसे हैं, मैंने पैसे दे दिए और आपको जो करना है कर ले, मतलब कर लो आप, ऐसा नहीं। अल्टीमेटली होल हार्टेडली जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें कम्युनिटी, बिकॉज कोई भी काम करते हैं जब हम उसमें अपने आप को ओनरशिप अगर लेते हैं हम उस चीज़ की, तो हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड, वी हैव हमने इसमें जो है इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस चीज़ को हम मेंटेन करें, उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएं। क्लियर? सो लाइक दैट पेरेंट्स, community peoples or the system as well, because we are in system, directly indirectly, कुछ लोग भले ही यहाँ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी हैं, तो अल्टीमेटली दिस ऑल थिंग्स विल, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक पर्सन को जो है एक एडिकेट, एक स्टेबल एजुकेशन प्रोवाइड करे, एक स्टेबल प्रोग्राम प्रोवाइड करे। तो सिस्टम को भी हम कहीं ना कहीं जो है
इस चीज़ में शामिल करते हुए टाइम टू टाइम, जैसे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है भाई, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम कितने लोगों को मैसेजिंग कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। जो लोग जिनको आप बुलाए हैं यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजर्स, कुछ लोग गवर्नमेंट वाले भी होंगे, कुछ नॉन गवर्नमेंट वाले भी होंगे, तो वो किस तरीके से इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो किस तरीके से इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिस्टम आल्सो नीड टू बी गेट सेंसिटाइज्ड, अदरवाइज it will be incomplete, right? So like that multidisciplinary जो हम अप्रोच के साथ जो हमारा पूरा इस चीज़ का, हमारे प्रोग्राम का ही बिल्कुल पहला ऑब्जेक्टिव है कि बिना हम दूसरों की सपोर्ट के उसको सक्सेस नहीं कर सकते, उसको वहाँ तक नहीं ले जा सकते जहाँ तक हमने उसको सोचा है उसके लिए। और एक पर्सन को जब हम बोल रहे हैं कि भाई उसको घर में भी उसको रिक्वायरमेंट है कुछ असिस्टेंस की, तो स्कूल में भी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली उसको वर्क प्लेस पे भी होगी जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट में जाएगा या किसी और चीज़ में जाएगा, प्लस कम्युनिटी में जहाँ वो रहेगा, जहाँ रहता है, जहाँ पे, वहाँ पे भी उसके साथ कैसे कम्युनिटी का जो है पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी का जो है एटीट्यूड उसके प्रति हो, तो उस चीज़ को भी हमें बिकॉज जितने भी आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से मिनिस्ट्री जो है बहुत एक्टिवली हर एक प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रही है। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे कंट्री में, 9 इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायरेक्टली डिसेबिलिटी को डील करते हैं, सब इंस्टीट्यूट्स को जो है मिनिस्ट्री के थ्रू ही कॉल है कि भाई आप हर डे को सेलिब्रेट करो, कुछ प्रोग्राम करो। कुछ अभी रिसेंटली आई वाज इन कैलकाटा, तो वहाँ पे 12th ऑफ अक्टूबर को तो वहाँ साइट डे उस दिन मनाया जा रहा था, तो दे हैव कॉल्ड सम पीपल फ्रॉम द मेडिकल आई हॉस्पिटल, तो उन्होंने वहाँ पे आके वहाँ पे कैंपिंग किया हुआ था। तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है जिससे लोग को पता भी लगता है और हमें भी हम भी एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों से। सो इस तरह के प्रोग्राम्स करके, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करके, वर्कशॉप करके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही या कोई अकेले इंडिविजुअल पर्सन जो है पूरा सब कुछ बदल देगा, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बदल नहीं सकता, बिकॉज इंटरनल कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल। कई बार हम बोलते हैं कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और हम अपने आप को ठीक करने को रेडी नहीं होते, हम अपने आप को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल, ethically we also have to commit ourselves, take commitment कि हम उस चीज़ को कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं, हम कैसे अपने करियर में, अपनी लाइफ में कैसे कितने लोगों को कैसे मोबिलाइज करेंगे। तो ये प्रोग्राम के थ्रू हमको दिस आल्सो वी नीड टू गेट कंफर्म, हम अपने आप को भी कमिट करें कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ हमने यहाँ से कुछ नया सीखा और क्या हम इसमें कुछ नया ला सकते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ वो लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कुछ वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट दे डिडंट फाइंड द राइट प्लेस, राइट पर्सन। आई in my 16 years period I met many peoples, those who are finding the right persons, right places, those who are honestly working with these peoples. So honesty, commitment, discipline, dedication, ये तो बहुत ज़रूरी ही है, तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज हम ही अपने आप के प्रति, अपने डिसिप्लिन के प्रति अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर्स, राइट? सो मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हैज़ टू बी टेकन इन दैट वे आल्सो कि कैसे हम पेरेंट्स के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, दूसरी और इवन इंटर ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मिलके काम कर सकती है। तो ऐसा हम मान के चले, बिकॉज अभी भी आप देखेंगे जो हमारा जो RPWD एक्ट का जो 21 डिसेबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जहां उनके लिए बहुत सारा काम होना अभी बाकी है। जैसा कि हम जो मेन डिसेबिलिटीज़ जो आते हैं उन पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन दूसरे डिसेबिलिटीज़ जो नए ऐड हुए हैं 2016 के अंदर, उन पे कैसे चैनलाइज किया जाए, उनको कैसे मोबिलाइज किया जाए। और इससे, इस प्रोग्राम में आके मुझे ऐसे बोल के यहाँ पे मुझे खुद को आज एक अलग लर्निंग ये लग रही है कि आई आल्सो नीड टू टेक अप सम
you know, at least रिलेटेड टू दिस एरिया आल्सो, बिकॉज कई बार हम क्या होते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में होते हैं, अपने उसमें होते हैं, तो हम उसी में ही कई बार आगे बढ़ते रहते हैं। दाएं बाएं हमें कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी चीज़ों की अलार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने संदीप सर को बोला भी था कि ये तो डायरेक्टली टॉपिक जो है रिलेटेड टू वीआई है, तो मैं पैनल में भी देख रहा था, बट मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि हम उसको उस तरीके से कैसे समझ सकते हैं अपने डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी, और डिसेबिलिटी को एक तरफ रखते हुए जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अप्रोच है उसमें हम कैसे इसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए इट्स माय सबमिशन कि though we are specialized in different disabilities, but apart from disability we are professional, we are special educator, our identity is educator or special educator, so we need to understand this also. So हमको हर एक दूसरे डिसिप्लिन को भी रिस्पेक्ट करते हुए, उसको समझते हुए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। और हमें ऐसा लगता है कि मैंने ये सीख लिया, वो सीख लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। टीचिंग में तो एटलीस्ट कभी भी नहीं होता, क्योंकि टीचिंग में तो ऑलवेज यू लर्न्स। हर एक बैच से, हर एक स्टूडेंट से, हर एक पर्सन से आप नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ करते हैं। तो ये इस चीज़ को, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, इस नेवर गेट एंड कि भाई यहाँ अब मैंने ये डिग्री ले ली है और ये इतने साल हो गए तो मैं तो अब आई एम अल्टीमेट, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि वी नीड टू ओपन अप आवर सेल्फ हमेशा कि हम दूसरों से क्या सीख सकते हैं, दूसरों को क्या सिखा सकते हैं, हमें जो आता है वो हम कैसे सामने वाले को बता सकते हैं। बिकॉज टीचिंग तो यही है, जो आपको आता है आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे आप उसको अंडरस्टूड कराएंगे। दिस इज योर स्किल, कि ये आपकी जिम्मेवारी है। जब क्लास में हम देखते हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे हैं, तो उनको कैसे अलग अलग बच्चे को के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। सो ultimately I would like to conclude myself with the program की जो ये प्रोग्राम है, रोल ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, एक मेरा पर्सनल सुजेशन है सबके लिए कि भाई ये इन्होंने लिखा जरूर हुआ है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, बट इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं। बिकॉज कॉन्फ्रेंस का मतलब ही ये होता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, आगे हम किस चीज़ पे करें। तो डेफिनेटली द organizers will do for the next conference orientation, role of orientation and mobility for adult as well, क्योंकि step by step we need to understand things. So thank you so much for calling me and it was nice to meet you. Thank you.